क्या होगा अगर एक इंसान पार्टिकल एक्सेलरेटर में गिर जाए तो? ये है एनाटोली बुगोर्स्की, एक रशियन पार्टिकल फिजिसिस्ट जो जब 13 जुलाई 1978 में रूस के U-70 सिंक्रोट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर पर काम कर रहे थे ना, तब वो गलती से एक्सेलरेटर के अंदर लाइट स्पीड से ट्रेवल कर रही हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन बीम के बीच में आ गए, जिसके कारण कुछ मिलीसेकंड के अंदर ही ये बीम उनके स्किन, स्कल और दिमाग के मेजॉरिटी पार्ट से होते हुए पार हो गई। एक ऐसी बीम जिसमें हर प्रोटॉन के अंदर इंडिविजुअली 76 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मौजूद थी। इन शॉर्ट कहूं तो एनाटोली से पृथ्वी और ब्रह्मांड की कुछ सबसे शक्तिशाली एनर्जी बीम टकराई थी। इस तरह के पार्टिकल एक्सेलरेटर वैज्ञानिक यूनिवर्स की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए प्रयोग करते हैं, जहां लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहे इन एनर्जेटिक बीम फोटॉन्स को आपस में टकराया जाता है। लेकिन ये इतिहास में पहली बार था जब ये बीम किसी इंसान के अंदर से पार हुई थी। और आखिर पार्टिकल एक्सेलरेटर बीम से टकराने के बाद एनाटोली का क्या हुआ? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1978 अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि रशिया के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। दोनों ही देश दुनिया में एक दूसरे को सुपर पावर साबित करने के लिए विज्ञान जगत में लगातार कई ब्रेक थ्रूज कर रहे थे, और ऐसा ही एक ब्रेक थ्रू था U-70 सिंक्रोट्रॉन, यूएसएसआर द्वारा बनाया गया पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो उस समय दुनिया के कुछ सबसे बड़े एक्सेलरेटर में से एक था। अब जहां यूएसएसआर के वैज्ञानिक 1.5 किलोमीटर की वैक्यूम ट्यूब में बिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स को ऑलमोस्ट लाइट स्पीड पर एक्सेलरेट करके आपस में कोलाइड करते थे, जिन एक्सेलरेशन के दौरान इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी डाली जाती है कि हर एक प्रोटॉन में इंडिविजुअली 76 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है, जिनका कोलिजन यूनिवर्स की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, हिडन सब एटॉमिक पार्टिकल्स और क्वांटम दुनिया के वियर्ड रूल्स को समझने में मदद करती है। और इससे हम लगातार कई नई मिस्ट्रीज को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, ये हम साल 1930 से कर रहे हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर इंजीनियरिंग और साइंटिफिक ब्रेक थ्रू का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। इंसानों ने कुछ ऐसा बना लिया था जो अब हमें बिग बैंग से लेकर मल्टीवर्स और हमारी इस रियलिटी को जोड़कर रखने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कई हिडन मिस्ट्रीज का जवाब दे रहा था। पार्टिकल एक्सेलरेटर कितनी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें प्रयोग होने वाले सुपर कंडक्टिंग वायर करीब 1.6 बिलियन किलोमीटर के होते हैं। वैसे अगर ये नंबर आपको छोटा लग रहा है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये डिस्टेंस इतनी बड़ी है ना कि आप इससे पृथ्वी से सूरज के अराउंड पूरे ऑर्बिट को कवर कर सकते हैं, जिसे पृथ्वी को पूरा करने में पूरा का पूरा 1 साल लग जाता है। पर उस समय तक दुनिया को यह अंदाजा भी नहीं था कि यूएसएसआर के इस U-70 एक्सेलरेटर का नाम केवल साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के एक ऐसे भयानक इंसिडेंट के कारण इतिहास में लिखा जाने वाला था जिसके बारे में इमेजिन कर पाना भी मुश्किल था। 13 जुलाई 1978 सिंक्रोट्रॉन को कंट्रोल करने वाले कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर ने पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक टेक्निकल फॉल्ट पाया। ये टेक्निकल फॉल्ट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक्सेलरेटर के लगातार अच्छे से काम करते रहने के लिए इसे फिक्स करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए कंट्रोल रूम द्वारा पार्टिकल फिजिसिस्ट एनाटोली पेट्रोविक बुगोर्स्की को इन्फॉर्म किया जाता है और एक्सेलरेटर को चेक करने के लिए कहा जाता है। एनाटोली के लिए ये काम रोजमर्रा का काम था, इसलिए वो कंट्रोल रूम से कहते हैं कि 5 मिनट बाद एक्सेलरेटर को बंद कर देना, जिसके बाद मैं चेंबर में जाकर उसे चेक कर लूंगा। अब कंट्रोल रूम उनकी ये बात मान जाता है, लेकिन एनाटोली पेट्रोविक ने शायद टाइम का सही अंदाजा नहीं लगाया और वो 5 मिनट से पहले ही बिल्डिंग में मौजूद एक्सेलरेटर चेंबर की ओर बढ़ने लगे। वो इस बात से अनजान थे कि अभी भी इंसानों द्वारा बनाई गई ये शक्तिशाली मशीन ऑन ही है और लगातार ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स अपनी फास्टेस्ट यूनिवर्सल स्पीड पर इसके अंदर से गुजर रहे हैं। अब एनाटोली के इस तरह बेफिक्र होने के भी कई कारण थे, जिसमें से सबसे पहला कारण था कि एक्सेलरेटर एक क्लोज चेंबर में मौजूद था, जहां पर जाने का केवल एक ही दरवाजा था, जो एक ऑटोमेटिक लॉक था, और एक्सेलरेटर के ऑन रहने पर ना वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड रहता था, ताकि कोई भी गलती से एक्सेलरेटर के चेंबर में एंटर ना कर सके। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी सेफ्टी थी चेंबर के बाहर लगा हुआ एक लाइट बल्ब, जो कि बिल्कुल पुरानी फिल्मों में दिखाए जाने वाले ऑपरेशन थिएटर के लाइट बल्ब की तरह ही था, जो तब तक चलता रहता था जब तक एक्सेलरेटर ऑन है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये एक्सेलरेटर देखने में काफी सेफ लग रहा था, पर शायद यूएसएसआर की खराब इकोनॉमिक हालत के चलते इन सेफ्टी उपकरणों को अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया। और यहां से शुरू होती है एनाटोली की बुरी किस्मत,
क्योंकि जब उन्होंने चेंबर के बाहर मौजूद बल्ब को देखा तो वो बंद था, और जब एनाटोली ने उस ऑटोमेटिक लॉक को खोला तो वो भी ऑलरेडी खुला हुआ था। इन सब को देखते हुए एनाटोली ने यही माना कि एक्सेलरेटर भी बंद है, जिसके चलते वो बेफिक्र होकर एक्सेलरेटर के पास जाकर उसकी ट्यूब्स पर काम करना शुरू कर देता है। पर जब वो ट्यूब के पास मौजूद एक डिटेक्टर के पास से अपना सर गुजारता है ना, तभी उन्हें एक तेज फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है। एनाटोली के बयान के मुताबिक ये फ्लैश ऑफ लाइट हजारों सूरज जितनी चमकदार थी। अब इससे पहले कि एनाटोली कुछ समझ पाते, ट्रिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स वाली एनर्जी बीम 300 मिलियन मीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ मिली सेकंड में ही उनके चेहरे से होते हुए सर से पार हो गए। ये घटना कितनी डरावनी और बड़ी थी, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एनाटोली को इन कुछ पलों में पृथ्वी पर अभी तक बिल्ड की गई कुछ सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर बीम ने हिट किया था। अब एनाटोली जैसे ही इसे समझ पाए, वो तेजी से इस बीम के रास्ते से हट गए। वो समझ गए थे कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, पर वो थोड़ा हैरान भी थे क्योंकि ब्रह्मांड की कुछ सबसे तेज बीम में से एक हिट करने के बावजूद ना अभी भी वो जिंदा थे। वो अपने पैरों पर खड़े थे, यहाँ तक कि उन्हें किसी भी तरह का दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। पर एनाटोली एक वैज्ञानिक थे और ये जानते थे कि ये एक तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि अब उनका जीवन भयानक तरीके से बदलने वाला था। उन्होंने उस दिन इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपना काम खत्म करते हुए घर जाकर सो गए। और जब वो सुबह उठे तो उन्हें उसका पहला इफेक्ट देखने को मिला। उनका पूरा सर बुरी तरह से फूलकर सूज चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका सर और दिमाग फटने वाला है, जिसको देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां एनाटोली ने अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर्स को बताया। डॉक्टर्स को भी एनाटोली की बातों पर पहले यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि इस तरह की पार्टिकल एक्सेलरेटर बीम से टकराने के बाद इंसान का बच पाना तो नामुमकिन है। पर जब डॉक्टर्स ने उनके सर पर टेस्ट किए तो डॉक्टर्स खुद चौंक गए, क्योंकि एनाटोली के सिर में रेडिएशन के लेवल 2 लाख रॉयंट जेन की थी, जबकि 1000 रेम्स की रेडिएशन मात्र से ही इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन इससे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी वाली बीम के सीधा दिमाग पर हिट करने के बावजूद भी एनाटोली जिंदा थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस चमत्कार के पीछे भी एक विज्ञान ही था। इसका जवाब था ब्रैग पीक, एक फिनोमेना जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखा जाता है। तो देखो, पार्टिकल एक्सेलरेटर में मौजूद प्रोटॉन्स जो 70 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी कर रहे हैं ना, उनके अंदर मौजूद ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, जिसके चलते वो एक्सेलरेटर की वैक्यूम ट्यूब में ऑलमोस्ट लाइट स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। इन पार्टिकल की एनर्जी का मेन पार्ट तब रिलीज होता है जब ये पार्टिकल किसी चीज से टकराते हैं, क्योंकि ये टक्कर इन पार्टिकल्स को रखकर अपनी सारी एनर्जी डंप करने पर मजबूर करती है। अब देखो, एक्सेलरेटर यूजुअली वैक्यूम में प्रोटॉन्स को ऑलमोस्ट लाइट स्पीड पर एक्सेलरेट कर पाते हैं, पर जब इनके बीच कोई मीडियम आ जाए, फॉर एग्जांपल हवा, तो वो मीडियम इनकी स्पीड को स्लो करने लग जाता है। और साइंटिफिक थियरीज एंड इवन पार्टिकल फिजिक्स ये प्रूव कर चुका है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपनी एनर्जी और ट्रैवल कर रहे मीडियम के मुताबिक अपनी एनर्जी को धीरे धीरे एनवायरनमेंट में डंप करके इवेंचुअली एक टाइम के बाद रुक जाते हैं, और रुकते वक्त अपनी एनर्जी का मेजर पार्ट एक साथ एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। और दोस्तों, जिस पॉइंट पर वे अपनी एनर्जी का मेजर पार्ट रिलीज करते हैं ना, उसी को हम उस पार्टिकल का ब्रैग पीक कहते हैं। जबकि किसी मीडियम द्वारा पार्टिकल्स को रोकने की क्षमता को उस मीडियम की स्टॉपिंग पावर कहा जाता है, जो कि जैसा मैंने मेंशन किया 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उस मीडियम पर और पार्टिकल में मौजूद काइनेटिक एनर्जी पर। अब इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर ना हम आज के समय में कैंसर ट्यूमर्स का भी इलाज कर पाते हैं, जहां एक स्मॉल एक्सेलरेटर की मदद से स्मॉल एनर्जी बीम को शरीर से गुजारते हुए डॉक्टर उस ट्यूमर पर फोकस करते हैं, और ये कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है कि बीम में मौजूद प्रोटॉन उस ट्यूमर पर जाकर अपनी मोस्टली एनर्जी डंप करे और यहीं पर ब्रैग पीक को अचीव कर सके। डॉक्टर की इसी प्रीसियस कैलकुलेशन के चलते ट्यूमर पर प्रोटॉन अपने एनर्जी का मेजर पार्ट डंप कर देता है, जिससे वो कैंसर टिश्यूज मरने लगते हैं और ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इस कैंसर थेरेपी में डॉक्टर वेरी लो एनर्जी बीम को यूज करते हैं। इससे ज्यादा पावरफुल एनर्जी बीम से ह्यूमन बॉडी को हिट करने पर इंसान की जान भी जा सकती है, पर इससे कई 100 गुना पार्टिकल एक्सेलरेटर की बीम से हिट करने के बावजूद भी एनाटोली जिंदा कैसे थे?
तो यहाँ पर एनाटोली के जिस पार्टिकल एक्सेलरेटर ने यह हालत की थी उसी ने उसकी जान भी बचाई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको ब्रैग पीक फेनोमेना और किसी मीडियम के स्टॉपिंग पावर को समझाया कि पार्टिकल्स किसी मीडियम में अपनी एनर्जी धीरे धीरे डंप करते हुए अपनी पूरी एनर्जी तभी रिलीज करते हैं जब वो मीडियम उन्हें रोकने में कैपेबल हो, यानी उस मीडियम के इन एनर्जेटिक पार्टिकल्स को रोकने के लिए इनफ स्टॉपिंग पावर हो। और अगर ऐसा होता है तभी पार्टिकल ब्रैग पीक को टच करते हैं और अपनी सारी एनर्जी को एक साथ रिलीज करके रुक जाते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही मेंशन किया था कि ये पार्टिकल एक्सेलरेटर दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर में से एक था, जहां प्रोटॉन बीम में मौजूद हर एक प्रोटॉन 76 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी कर रहा था। और ये पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज्यादा थी ना कि इसे बिना किसी स्पेशल मीडियम से रोकना और ब्रैग पीक को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और यही उस दिन हुआ भी, क्योंकि एनाटोली का केवल कुछ सेंटीमीटर का सर इतना केपेबल नहीं था कि वो उन प्रोटॉन को रोक सके और अपने अंदर ही ब्रैग पीक तक पहुंचने दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता ना तो एनाटोली के सिर के अंदर ही इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती कि लिटरली वहां एक बड़ा सा एक्सप्लोजन तक हो सकता था। यानी इस सिचुएशन में तो एनाटोली का सर बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर देखो ऐसा हुआ नहीं और ऑलमोस्ट लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहे ये ट्रिलियन ऑफ प्रोटॉन कुछ मिली सेकेंड में उसके सर से होते हुए बाहर निकल गए, जिसके चलते एनाटोली की जान तो नहीं गई, लेकिन यहाँ हम एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बीम की बात कर रहे हैं जिसने एनाटोली की जान भले ही ना ली हो, लेकिन फिर भी इससे इतनी इनफ एनर्जी एनाटोली के दिमाग में रिलीज हुई थी कि उसके दिमाग के कई पार्ट रेडिएशन से डैमेज हो गए थे। उनका पूरा चेहरा इतना ज्यादा सूज चुका था कि उन्हें पहचान पाना भी नामुमकिन था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टीम को लग ही नहीं रहा था कि उनकी जान अब बचाई जा सकती है। ऑल्सो एक्सेलरेटर में हुए इस इंसिडेंट के बारे में जब दुनिया में सुर्खियां बनने लगी ना, तब यूएसएसआर ने इस बात पर ध्यान दिया और एनाटोली के इलाज के लिए कई स्पेशल डॉक्टर एंड साइंटिस्ट को भेजा गया। अब इस तरह का एक्सीडेंट पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ था, इसीलिए इसका कोई इलाज तो था नहीं, पर कई सीक्रेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और इलाज के चलते फाइनली किसी तरह उनकी जान बचा ली गई। लेकिन आज भी ये इलाज क्लासिफाइड है और इसकी जानकारी कहीं भी अवेलेबल नहीं है और कोई नहीं जानता कि यूएसएसआर के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसी हाईली एनर्जेटिक बीम के हिट करने पर भी एनाटोली को कैसे बचा लिया। अब यहाँ पर उनकी जान तो बच गई, पर इस भयानक हादसे के बाद एनाटोली का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनके बाएं कान की सुनने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई और उनके चेहरे का बायां हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। उन्हें लगातार मिर्गी के दौरे आने लगे और किसी भी मानसिक काम को करने में उन्हें अत्यधिक थकान महसूस होने लगी। हालांकि इन सब के बावजूद एनाटोली ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और विज्ञान के क्षेत्र में अपना काम जारी रखा, लेकिन उनके जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें नियमित तौर पर मॉस्को के एक विशेष अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ता था, जहां वो अन्य रेडिएशन मरीजों से मिलते थे। एनाटोली का ये संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक भी था। उन्होंने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो पहले की तरह एक साधारण जीवन कभी भी नहीं जी पाए। इस इलाज से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके दिमाग में जितना ज्यादा डैमेज पहुंचा था ना, उसके चलते उन्हें एक रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी काफी महंगी पड़ रही थी और हर हफ्ते हर महीने डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसमें होने वाले इलाज का खर्चा उनकी सैलरी से कई गुना ज्यादा था। शुरुआती समय में उन्हें यूएसएसआर सरकार द्वारा उनके इलाज और दवाइयों के लिए मदद मिलती रही, लेकिन फिर यूएसएसआर में एक नया नियम लाया गया, जिस नियम में यह कहना था कि उस समय सरकार द्वारा उन रेडियो स्टेशन से अफेक्टेड लोगों को मदद दी जाएगी जो चेरनोबिल के एक्सीडेंट से इफेक्ट हुए हैं। पर एनाटोली का मामला चेरनोबिल से अलग था, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट चेरनोबिल के किसी भी मरीज से बड़ा बेशक हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली इलाज की लिस्ट से हटा दिया गया और अब एनाटोली अपने इलाज और सर्वाइवल के लिए अपने खुद पर ही निर्भर थे। उनका इलाज काफी समय तक रुक गया। बाद में उनकी परेशानी को समझते हुए उनके दोस्तों और कई मेडिकल कॉलेज ने फंड करके उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये सब भी इनफ नहीं था। एनाटोली इन सब से एक बार को इतना परेशान हो गए कि उन्होंने एक मीडिया रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा कि मैं अपनी बॉडी को यूरोप के डॉक्टर के लिए स्टडी के लिए प्रोवाइड करना चाहता हूं, जिसके बदले में मुझे केवल मेरा इलाज चाहिए। पर उन्होंने ये बात भी साफ किया कि उनके पास अपने देश को छोड़कर किसी और देश में ट्रैवल करने तक के पैसे भी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद ना तो उनकी मदद किसी यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट ने की और ना ही उनके अपने देश ने। लेकिन एक अमेजिंग बात बताऊं आपको, आज भी एनाटोली जिंदा है। उनकी उम्र 82 ईयर्स है। आज भी उनके चेहरे का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड है, जो दुनिया
और उन्हें उनके साथ हुए इस भयानक इंसिडेंट की याद दिलाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा और आपको एनाटोली की ये दर्दनाक कहानी थोड़ी बहुत ही सही पर मोटिवेशन तो जरूर दी होगी। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया के पास कितने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स है। कमेंट सेक्शन खुला है, अपने अपने जवाब जरूर देना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है जापान में हुए एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में, जिसमें एक आदमी था जिसे इतिहास का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव मैन कहा जाता है। इस रेडिएशन के चलते इस आदमी का जीवन इतना ज्यादा खराब हो गया था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसे जिया था। यहाँ पर टैप करके जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।